तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपको अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आप लोगों में से कई लोगों से मैंने सवाल पूछा था कल लाइव आने के लिए, तो अलग अलग तरह के वोट आए, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा एक वोट आया कि अगर ईद के बाद आए तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि अभी लोगों के रोज़े चल रहे हैं तो टाइम से खा के लोग जल्दी सो जाते हैं। तो ईद के बाद लोग फुर्सत में रहेंगे और ईद के बाद अगर मैं लाइव आऊँ तो ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा लोग बातचीत कर पाएंगे। तो मैंने भी कहा कि चलो 3-4 दिन पोस्टपोन ही कर देता हूँ। और वैसे भी मुझे कहीं बाहर जाना है तो संभवतः 11 तारीख से 14 तारीख, यानी 11, 12, 13, 14 4 दिन आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में ही वीडियो मिलेंगे। और ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कोई वीडियो मैं रिकॉर्ड करके चला जाऊँ डालने को, उसको 13 को डालूँ, 14 को डालूँ, तो उससे पहले अगर कोई डाल दे तो ये मत सोचिएगा कि किसी को कॉपी कर लिया या फिर कहीं से उठा लिया, क्योंकि 11 से 14 तक लगातार जो वीडियो पड़ेंगी उनकी शूटिंग 10 और 11 तक हो जाएगी। तो एक अपडेट थी, मुझे लगा आज आपको बता दें, और फिर 14 के बाद जब आऊँगा तो आप लोगों से लाइव बातचीत करूँगा। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं, और आपको ऐसी कहानियाँ, जो कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, पिछले 3-4 सालों में कई बार सुनने को मिली होगी। चाहे वो आफ्ताब की कहानी हो, श्रद्धा वाली, चाहे स्वाति जो सरस्वती वैद्य थी मुंबई और उसके जो मामा थे कथित तौर पे, उसकी कहानी हो जहाँ कुकर में उबाला था, और एक फ्रिज वाला कांड भी हुआ था, एग्जैक्टली नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा, जिसमें 72 टुकड़ों में काट के फ्रिज में रखा गया था। लेकिन ये तमाम कहानियाँ प्यार, मोहब्बत, लिव इन रिलेशनशिप, इन सब से जुड़ी थी। लेकिन इस पूरी कहानी में आपने चाहे आफ्ताब पूनावाला और श्रद्धा वाकर की कहानी सुनी हो, चाहे जो सरस्वती वैद्य वाली कहानी हुई थी और मनु साहने वाली कहानी मुंबई, वो कहानी सुनी हो, उसके बाद फिर एक जो केस हुआ था 72 टुकड़ों में काटा गया था और फ्रिज में रखा गया था, चाहे वो कहानी हो, चाहे साक्षी और उसके साथ का जो कांड हुआ था दिल्ली वाला, जिसमें एक नाबालिग लड़की को साहिल ने चाकू से गोद के मारा था, इन सब कहानियों में एक चीज़ कॉमन थी कि लड़की अपनी मर्जी के खिलाफ या फिर अपनी मर्जी से ही और परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ लिव इन में रह रही थी। दूसरी चीज़ क्या थी कि रहने वाला कहाँ रह रहा है इस बारे में परिवार वालों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी। परिवार वाले कनेक्शन में थे नहीं, संपर्क कोई था नहीं, तो क्या हुआ कैसे हुआ परिवार वालों को ज़्यादा भनक लग नहीं पाई। लेकिन आज मैं जिस कहानी के साथ, और ये कहानी अभी चंद दिन पहले पुरानी है, जिसके साथ हाजिर हुआ, इस कहानी में बड़ी अजीब अजीब चीज़ें हैं। पहला, प्यार, मोहब्बत, लव अफेयर जो कुछ भी था, ये तमाम चीज़ें घर वालों की जानकारी में था। घर वाले बाकायदा फ्रेंडली थे कि इस आदमी से मेरी बिटिया प्यार करती है, मेरी बहन प्यार करती है, तो इस आदमी से मुझे जुड़ के रहना है, बाकायदा फंक्शंस में इनवाइट करना, बातचीत करना, कनेक्शंस बनाना। लेकिन इसके बावजूद भी बिटिया मार दी जाती है, और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मारने वाला खुद ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा। तो अगर उसे कुछ हो गया तो मारने के पीछे वजह क्या थी, ये जानना भी लगभग नामुमकिन हो जाएगा। तो पूरी कहानी क्या है अब आपको बताता हूँ। पंजाब के मोहाली में एक जगह लगती है सेक्टर 125, और इसी सेक्टर 125 में एक परिवार रहा करता था। परिवार में बेसिकली टोटल 4 लोग थे। एक बिटिया जिसका नाम था एकता, एक आदमी जिसका नाम था रोहित जो कि एकता का छोटा भाई था, उसकी बीवी और इन दोनों की माँ, टोटल 4 लोग। एकता के जो फादर थे उनकी साल 2020 में मौत हो गई थी कोविड में। इससे पहले ये लोग कहीं और रहा करते थे, लेकिन लगभग 5 महीने पहले की बात है। उस जगह पे इन्होंने अपने मकान को बेच दिया और इसी सेक्टर 125 में आके रहने लगे। कुछ टाइम पहले ही जो रोहित है उसकी शादी हुई थी। शादी होने के बाद नई नवेली बहू आई थी। एकता और रोहित का एक और भाई था सुखचैन, लेकिन वो काम के सिलसिले में कहीं और रहा करता था, पंजाब में है लेकिन दूसरे इलाके में। तो परिवार में टोटल 5 लोग थे। फादर की मौत हो चुकी थी। जो बड़ा भाई था सुखचैन वो कहीं और रहा करता था, और परिवार में एक घर में 125 में एकता, उसका भाई रोहित, भाभी यानी रोहित की वाइफ, और माँ यानी रोहित और एकता की माँ, ये टोटल 4 लोग रहा करते थे। हाल में जब रोहित की शादी हुई थी तो ससुराल वालों से भी संबंध नया नया था, तो एक दूसरे की बातों का सम्मान करना, हर मौके पे पहुंचना, ये तमाम चीज़ें लगी रहती थी। रोहित भी पढ़ने लिखने में ठीक ठाक था, ठीक ठाक पढ़ाई लिखाई उसने की। एकता भी पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छी थी। एक फॉरेनर कंपनी में मैनेजर के रूप में तैनात थी। अब एक फॉरेनर कंपनी, उसमें मैनेजर के रूप में तैनात, ठीक ठाक रेपुटेड कंपनी थी, इस वजह से एकता भी ठीक ठाक रेपुटेड जॉब करती थी।
परिवार वाले काफ़ी इज्जत करते थे एकता की। एकता को भी पूरा फ्रीडम दे रखा था। अभी 5 तारीख की बात है। 5 तारीख को जो रोहित था, यानी 5 अप्रैल इसी साल, रोहित के ससुराल के बगल एक जगह पे जागरण का प्रोग्राम था। इत्तेफाक से रोहित का जो ससुराल था ज़्यादा दूर था नहीं, थोड़ी दूर पे था। तो रोहित और उसकी माँ और रोहित की बीवी जाने का फैसला करते हैं। इसी दौरान फिर एकता को भी फ़ोन किया जाता है कि क्या तुम भी ज्वाइन करोगी, हम लोगों को चलोगी। एकता ने कहा कि मेरी आज नाइट ड्यूटी है और वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने की वजह से मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, लगभग 1 या 2 बज जाएंगे। तो आप लोग जाइए और जागरण को अच्छे से एंजॉय कीजिए, एंजॉय करके आप लोग आइएगा। परिवार वालों ने कहा कि चलो ठीक है। इसके बाद एकता और अपने काम में बिजी हो गई। रोहित की वाइफ और माँ चले जाते हैं जागरण में, जागरण को एंजॉय कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया भजन सुन रहे हैं। इसी दौरान रात के लगभग 2 बजते 2 बजे रोहित की जो माँ थी, चूँकि माँ तो आखिर माँ होती है, बिटिया चाहे जितना पढ़ लिख ले, चाहे जितने ऊँचे पोस्ट पे हो, रात में बेटी का बाहर रहना थोड़ा सा माँ को अखरता है। फ़ोन करवाती है रोहित से कि देखो तुम्हारी बहन घर पे पहुँची या नहीं पहुँची। फ़ोन किया, एकता ने बताया कि बस निकल चुकी हूँ और ड्राइव कर रही हूँ, चंद मिनटों में पहुँच जाऊँगी। माँ ने ये बात सुनी। उसके बाद माँ ने कहा कि काम करना, जब पहुँच जाना तो बता देना। बेटी ने कहा कि ठीक है। उसके बाद आधे घंटे बाद एकता का फ़ोन आता है। फ़ोन करके वो बताती है कि मम्मा मैं पहुँच चुकी हूँ और मैं बस कुछ खा के अब सोने जा रही हूँ, आप लोग आराम से आइएगा और कब तक आएंगे एक बार बता दीजिए, उस हिसाब से मैं दरवाजे को लॉक करूँ। माँ और बाकी लोगों ने बताया कि जागरण बड़ा अच्छा है, मैं सुबह तक हम लोग आएंगे। एकता ने कहा ठीक है, आप लोग आइएगा आराम से, मैं आराम कर रही हूँ। इसके बाद परिवार वाले जागरण में बिजी हो जाते हैं। सुबह हो जाती है। सुबह के लगभग 7 या 8 बज रहे होंगे। जो भाई सुखचैन था उसके फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन की घंटी बजती है, सुखचैन फ़ोन उठाता है। सुखचैन चूँकि जागरण में गया नहीं था। फ़ोन उठाने के बाद उससे सामने वाला शख्स कहता है कि हम लोग हरियाणा पुलिस से बोल रहे हैं। अब सुबह सुबह हरियाणा पुलिस का फ़ोन, भाई परेशान। सुखचैन कहता है कि जी साहब बताइए क्या हुआ। उसके बाद ये जो फ़ोन आया था, फ़ोन करने वाला शख्स बताता है कि ये जो नंबर हमें मिला है ये गाड़ी के नंबर से मिला है और एक गाड़ी है जिसका एक्सीडेंट हुआ है और उस गाड़ी के जो मालकिन का नाम है वो चूँकि एकता के नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड है और हमने जब डिटेल खंगाली और तमाम चीज़ें निकाली तो आपका नंबर मिला, तब जाके हमने आपको कांटेक्ट किया। अब ये शब्द जब सुखचैन सुनता है तो पहले तो बदहवास कि मेरी बहन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। फ़ौरन सुखचैन पूछता है कि गाड़ी क्या कोई लड़की चला रही थी। और परेशानी की बात ये थी चूँकि एकता अब तक बता रही थी कि वो घर पे है, घर पे आराम कर रही है और इधर पंजाब और गाड़ी का हरियाणा में मिलना, तो 2-3 चीज़ें मन में थी कि कहीं कोई प्रैंक कॉल तो नहीं, कहीं आजकल जो पुलिस बन के लोग फ़ोन कर देते हैं और पैसे ऐंठते हैं, कहीं वो मामला तो नहीं। और अगर इस मामले में सच्चाई है तो बहन वहाँ कैसे? सवाल कई थे, जवाब सामने वाले को ही देना था। तो जब सुखचैन ने ये लाइन सुनी सामने वाले फ़ोन से तो पहले यही पूछा कि गाड़ी क्या कोई लड़की चला रही थी। तो सामने वाले शख्स ने कहा कि नहीं, गाड़ी कोई लड़की नहीं चला रही थी और गाड़ी में कोई लड़की भी नहीं है। एक लड़का चला रहा था और वो बुरी तरह घायल है, हम उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। और जब हमने उसकी तलाशी ली तो एक आधार कार्ड निकला और आधार कार्ड का नाम जो लिखा था, जिस नाम का ये आधार कार्ड था, वो अनस कुरैशी के नाम से था। अब ये नाम, ये शब्द जब सुखचैन सुनता है तो सुनने के बाद पहले से ज़्यादा बदहवास होता है, क्योंकि ये नाम उसने कोई पहली बार नहीं सुना था। फ़ौरन कहता है कि ठीक है साहब हम आ रहे हैं। उसके बाद फ़ोन रखता है। फ़ोन रखने के बाद अपनी बहन को फ़ोन करता है लगातार। बहन को फ़ोन करता है, बहन का फ़ोन जब उठता नहीं तो वो और परेशान। उसके बाद रोहित, भाभी और माँ को फ़ोन करता है कि एकता कहाँ है और आप लोग कहाँ हैं। ये लोग बताते हैं कि हम लोग जागरण सुन रहे थे, अब यहीं पे हैं, अभी लौटेंगे कुछ देर में। इधर से सुखचैन बताता है कि ऐसा ऐसा फ़ोन आया था, ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई। अब रोहित और उसकी माँ और उसकी बीवी जब ये बात सुनते हैं वो भी बदहवास। फ़ौरन पड़ोसी को फ़ोन किया जाता है। अब पड़ोसी को जब फ़ोन किया गया तो इन लोगों ने कहा कि जल्दी से आप हमारे घर पे जाइए और झांक के देखिए कि एकता है या नहीं है। एक पड़ोसी जाता है और खिड़की से जैसे ही झांकता है
फौरन एक बेहद मनहूस खबर देता है। कहता है कि एकता तो बेड के नीचे पड़ी हुई है। अब ये लाइन जब इन लोगों ने सुना, फौरन बदहवास जहाँ जहाँ जो थे वहाँ से भागते हैं। भागने के बाद सेक्टर 125 अपने मकान पे आते हैं। मकान पे आने के बाद फ़ौरन घर का दरवाज़ा खोलते हैं और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं अंदर जाते हैं तो अंदर बिस्तर पे जो एकता है वो मरी पड़ी थी। गर्दन पे चोट के निशान थे, पूरा बिस्तर खून से भीगा हुआ था। उसको हिलाने की डुलाने की जब कोशिश की तो उसकी गर्दन एक दिशा में झूल गई, यानी एकता मर चुकी थी। अब एकता की लाश यहाँ मिली थी और उधर जो गाड़ी थी वहाँ मिली थी। चलाने वाला ड्राइवर जो था अनस कुरैशी था। तो सवाल कई थे कि एकता यहाँ पे क्या कर रही है, यानी उसकी लाश कैसे, और अगर एकता यहाँ है तो अनस कुरैशी कौन है और उसकी गाड़ी वहाँ पे क्या कर रही। अब इन सवालों के पीछे इसी बीच पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस आती है। आने के बाद जब लाश देखती है फ़ौरन फॉरेंसिक को बुलाती है। फॉरेंसिक की टीम आती है, बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। उसके बाद अब पूछताछ शुरू होती है। फ़ौरन जो परिवार वाले थे अनस कुरैशी के ऊपर मर्डर का मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। लेकिन अब सवाल तो यही था कि गाड़ी जब एकता की है तो चला अनस कुरैशी कैसे रहा था, एकता की गाड़ी अनस कुरैशी को कैसे मिल गई। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जब एकता ने फ़ोन करके खुद बता दिया कि मैं घर पे आ गई हूँ और आराम करने जा रही हूँ, फिर घर में कौन आके उसको मार सकता है। और तीसरा, जब पुलिस ने एक्सीडेंट के मामले में बताया कि गाड़ी अनस कुरैशी चला रहा था, तो सुखचैन क्या अनस कुरैशी को पहले से जानता था। अब ये कई सवाल ऐसे थे जो पुलिस वालों के जहन में थे। इसलिए उन्होंने पुलिस वालों ने परिवार वालों से जब पूछना शुरू किया तो इस कहानी की कई पहलू निकल के सामने हैं और यहीं से कहानी पहुंच गई कई साल पहले। दरअसल कई साल पहले जब एकता के फादर की डेथ हुई थी और एकता बुरी तरह टूट चुकी थी, चूँकि फादर का खोना वो भी कम उम्र में, चूँकि एकता की उम्र भी उस टाइम 22 से 23 साल रही होगी। तो उस टाइम एकता थोड़ा सा संघर्ष भी कर रही थी पढ़ाई लिखाई से लेके तमाम अलग अलग फील्ड्स में। इसी दौरान एकता जब पंजाब में ही कुछ नौकरी के सिलसिले में इधर उधर जाती है तो एक ढाबे पे रुक के खाना खाती है और उसी ढाबे पे जो उस ढाबे का संचालक था जिसका नाम था अनस कुरैशी, चंडीगढ़ के सेक्टर 38 में उसका ढाबा था, उससे मुलाकात हो जाती है। अब मुलाकात हुई, इधर जो एकता थी थोड़ा सा डिप्रेस थी। अनस कुरैशी उससे बात करता है, उसे अपना कंधा देता है। अनस के बारे में जब एकता ने पूछा तो एकता को अनस ने बताया कि वो उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद का है। यहाँ पे वो काम के सिलसिले में आया था लेकिन काम कुछ बना नहीं, तो खाली बैठने से अच्छा उसे लगा कि चलो एक ढाबा ही खोल लेते हैं। तो उसने एक ढाबा खोल लिया। इधर अनस ने एकता के बारे में पूछा कि आप कौन हो, तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरी फैमिली का बैकग्राउंड है, मेरे फादर की भी चंद दिनों पहले डेथ हुई है, मैं भी जॉब के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ, मेरा एक छोटा भाई है, अभी वो वेल सेटल्ड है नहीं, मुझे परिवार को देखना है। तो यहीं से फिर दोनों एक दूसरे से अपना सुख दुख शेयर करने लगे और देखते देखते एकता और अनस के बीच दोस्ती हो जाती है। दोस्ती आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और पसंद करने के बाद एक दूसरे से प्यार कर लेते हैं। अब आमतौर पे जब इंटरकास्ट और ऐसी अलग अलग धर्म की बातें होती हैं तो लड़कियां और लड़के अपने परिवार वालों से छुपाते हैं, लेकिन यहाँ पे एकता ने ऐसा कुछ किया नहीं था। एकता ने अनस के बारे में अपने पूरे परिवार को बता रखा था कि एक लड़का है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का और मैं उसे पसंद करती हूँ और उससे शादी भी करूँगी। परिवार वालों को भी ज़्यादा कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि एकता ने अपने काम को इस कदर किया था, अपने टैलेंट को, परिवार को समेटना हो चाहे सबको लेके साथ चलना हो, ये तमाम चीज़ें इस कदर उसने निभाई थी अपनी जिम्मेदारियों को। कोई परिवार वालों को भी लगा कि अगर मेरी बहन मेरी बेटी एक ही चीज़ कह रही है, पहले पूरी ज़िंदगी में एक डिमांड कर रही है, तो क्यों ना पूरा किया जाए। भाई वगैरह ने भी चेक किया, लड़का ठीक था, उन्हें भी लगा कि चलो शादी करवा देंगे। घर पे कोई फंक्शन होता तो अनस को बुलाया भी जाता, बाकायदा अनस आता भी। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि आखिर अगर इतना ही मामला नज़दीकी का था, इतना ही अंडरस्टैंडिंग था, तो ये कत्ल कैसे हुआ। तब पुलिस वालों ने कैमरे खंगालने शुरू किए। तो जब उस पूरी बिल्डिंग के कैमरों को खंगाला गया तब जो चीज़ें अभी तक निकल के सामने आई। रात के लगभग 2:30 बजे जो एकता है वो अकेली आती है अपनी नौकरी से, अपनी कार को ड्राइव करती है, ड्राइव करके अकेली आती है। आने के बाद घर के अंदर दाखिल होती है। घर का दरवाज़ा खुला था अंदर से, यानी लॉक नहीं हुआ था। लगभग आधे घंटे बाद, यानी 2:15 पे जो एकता है वो आई थी, आधे घंटे बाद लगभग 2:45 पे जो अनस कुरैशी है वो आता है। शायद दोनों के बीच पहले ही बात हुई रही होगी कि घर पे कोई नहीं है, आते हैं, मिलते हैं, बातचीत करते हैं। तो अनस कुरैशी भी आता है
अब घर के अंदर दोनों बंद हैं या फिर घर के अंदर आपस में बातचीत कर रहे हैं, कैमरा घर के अंदर लगा नहीं है। लगभग 2.5 घंटे बाद 5 बजे जो अनस कुरैशी है अलग कपड़ों में, यानी उसने पहले कुछ और पहना था, उसके बाद वो किसी और कपड़े में बाहर जाता हुआ दिखाई दे रहा। यानी जब उसने शायद गर्दन काटी, चूँकि अभी तक किसी और के आने का कोई सबूत नहीं है, तो इस बात पे कोई इफ़ या फिर कोई डाउट, कोई संदेह नहीं है कि गर्दन काटने वाला कोई और था। गर्दन अनस कुरैशी ने ही काटी। तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो तो बात की बात है, लेकिन दोनों के बीच कहा सुनी हुई लड़ाई झगड़ा हुआ। उसके बाद अनस कुरैशी ने चाकू से एकता की गर्दन काटी। संभवतः कपड़ों पे निशान दाग लगा होगा, इसलिए उसने कपड़े बदले और फिर बाहर निकलता है। बाहर निकलने के लिए उसे पता था कि किसी और साधन से भागना इस रात में नामुमकिन है। तब उसने एकता की कार की चाबी ले ली। कार, उसे पता थी कि चाबी कहाँ रखी जाती है, कार कहाँ पार्क है। उसके बाद फिर उसी कार से बहुत तेज़ी के साथ निकलता है। निकलने के बाद घर पे इधर कोई था नहीं, कई घंटों तक कोई आने वाला नहीं था, तो पंजाब से वह हरियाणा की तरफ भागता है। और हरियाणा में एक जगह लगती है शाहबाद मारकंडा। वहाँ पे जाने के बाद जो अनस कुरैशी है उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसी एक्सीडेंट में बहुत बुरी तरह वो घायल होता है। अब इधर जब उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट का जो फ़ोन है, जब लोकल लोगों ने देखा कि एक्सीडेंट हुआ है, तब लोकल लोगों ने हरियाणा पुलिस को फ़ोन किया, क्योंकि हरियाणा का ये मामला था। तब हरियाणा पुलिस आती है। आने के बाद पहले तो अनस कुरैशी को बाहर निकालती है, देखती है कि जान बाकी है तो उसे लेके हॉस्पिटल जाती है। इधर अब सवाल ये था कि फ़ोन किसको करें। अनस की कोई डिटेल मिली नहीं। तब कार के मालिक के बारे में पता किया गया, तो कार जो थी वो सुखचैन के नाम पे थी, तो नंबर सुखचैन का निकला। तब पुलिस ने सुखचैन को फ़ोन किया कि एक कार है ऐसी ऐसी। तब सुखचैन ने बताया कि ये कार तो मेरी बहन एकता की है, तो क्या कोई लड़की ड्राइव कर रही थी। तब पुलिस वालों ने बताया कि नहीं, लड़की नहीं बल्कि कोई लड़का ड्राइव कर रहा था जिसका नाम अनस कुरैशी है। तो सुखचैन को लगा कि गलती से अनस का एक्सीडेंट हो गया, कार लेके कहीं गया था, तो चलो एकता को इस बारे में बता दें। वो तो इस सोच के साथ फ़ोन कर रहा था एकता को, लेकिन जब एकता का फ़ोन लगा नहीं तब वो घबराता है। उसके बाद उसने रोहित को फ़ोन किया, तब ये पूरी कहानी निकल के सामने आई। फिलहाल जो अनस कुरैशी है वो हॉस्पिटलाइज है, ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। पूछताछ बयान कुछ हो नहीं पाया। अगर जान बचती है तब तो मोटिव निकल के सामने आएगा, नहीं बचती है तो ये राज भी उसी के साथ चला जाएगा कि आखिर अगर इतना ही हेल्दी और इतना ही अच्छा रिलेशनशिप अनस कुरैशी और एकता का था, तो फिर अनस ने कत्ल क्यों किया, और क्या वो प्री प्लान के साथ आया था या फिर हीट ऑफ द मोमेंट था। ये कई सवाल हैं जो भी उठ रहे हैं और इसका जवाब केवल अनस कुरैशी दे सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल ये थी बेहद अफसोसनाक कहानी और इसका कोई कंक्लूजन अभी तक निकला नहीं। देखते हैं, निकलेगा तो ज़रूर बताएंगे। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छी रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।